नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राहुल है और हम लोग हिंदी विषय पढ़ रहे हैं। तो इसी क्रम में मैं आज अगला चैप्टर जिसका नाम है कारक, उसे प्रारंभ करने का प्रयास करता हूं। मैं प्रयास ये करूंगा कि ये चैप्टर आपको पूरी तरह से समझ में आ जाए। तो आप प्रयास ये करेंगे कि बड़ी शांति से आप इन चीज़ों को समझें ताकि मैं विस्तार से समझा सकूं और आप विस्तार से समझ सकें। तो जैसा कि प्रत्येक चैप्टर में होता है, तो इस चैप्टर में भी होगा। सबसे पहले कारक होता क्या है, इसे जानने का प्रयास करेंगे। तो देखो लिखा है कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया तथा वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ संबंध का पता चलता है, उसे कारक कहते हैं। सामान्य शब्दों में अगर कहा जाए तो सिंपल कि क्रिया का वाक्य के दूसरे शब्दों से आपसी संबंध, क्रिया का वाक्य के दूसरे शब्दों से आपसी जुड़ाव, ये क्या कहलाएगा? कारक कहलाएगा। कारक के प्रकार कितने होते हैं? तो सामान्यतः कारक के प्रकार हम लोग पढ़ते हैं कितने? 8। ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि कारक के प्रकार कितने, तो कितना जवाब देंगे? 8 जवाब देंगे। समझना, पहला कर्ता कारक, जिसका पहचान होती है कारक चिन्ह ने। दूसरा कर्म, पहचान होती है को। तीसरा करण, पहचान होती है से अथवा के द्वारा। चौथा अपादान से, लेकिन अलग होने के संदर्भ में। सबके उदाहरण पढ़ेंगे अभी विस्तार से। ठीक है। पांचवा संप्रदान, यानी कि के लिए, पहचान इसकी क्या है? के लिए शब्द। संबंध की पहचान काकी के रारी रे। अधिकरण कारक की पहचान मैं पे पर। और संबोधन की पहचान हे ओ अरे आदि। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा कि सामान्यतः कारक कितने होते हैं? 8। कौन कौन से? कर्ता, पहचान क्या है? ने। कर्ता ने, कर्म को, करण से या के द्वारा, अपादान से अलग होने में, संप्रदान के लिए, संबंध काकी के रारी रे नानी ने, अधिकरण मैं पे पर, और संबोधन हे ओ अरे आदि। तो सामान्यतः क्या होता है कि हम इन शब्दों के जरिए पहचान कर लेते हैं कारकों की। लेकिन आजकल जो हिंदी विषय में सवाल पूछे जाने लगे हैं वो इतने सामान्य सवाल रहे नहीं हैं। तो इस क्रम में हम लोग इस पर थोड़ा सा आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। जिस लेवल पे सवाल, उसी लेवल पे जानकारी। तो जैसे सबसे पहला कारक है कर्ता कारक। तो पढ़ते हैं कि कर्ता कारक होता क्या है। देखो, कर्ता का अर्थ है किसी काम को करने वाला। कर्ता का अर्थ क्या है? किसी काम को करने वाला, यानी वह है जो किसी काम को करता है। या मैं सीधा सीधा कह दूं कि वाक्य में क्रिया करने वाला, वाक्य में क्रिया करने वाला जो क्रिया है उसको पता करो कि वो किसने करी है। जिसने भी वाक्य में क्रिया करी है, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं तो पढ़ाना क्रिया मैं संपन्न कर रहा हूं। आप पढ़ रहे हैं तो पढ़ना क्रिया आप संपन्न कर रहे हैं। ठीक है। तो जो क्रिया जिसके द्वारा संपन्न की जाती है, जिसने संपन्न करी है, जिसको संपन्न करने की जिम्मेदारी दी गई है, वह कहलाता है कर्ता कारक। आमतौर पर इसकी पहचान हम लोग किससे करते हैं? ने शब्द से। सामान्यतः कर्ता कारक की पहचान है ने। अब समझिएगा, क्या हमेशा ने? जरूरी नहीं। जैसे आराम से मेरी बात को समझना। जैसे मैं एक दो उदाहरण ले लेता हूं कि राम ने मुझे बुलाया। अब देखो, राम ने मुझे बुलाया। ठीक, राम शब्द के नीचे अंडरलाइन कर दूं तो आप बड़े आराम से बता देंगे कि कौन सा कारक है? कर्ता कारक। कैसे बताया? इसके पीछे की विभक्ति को पढ़ के, सॉरी, इसके पीछे का विभक्ति चिन्ह पढ़ के। आपने यहाँ परसर्ग पढ़ा कि इसके बाद परसर्ग लगा हुआ है ने, अतः आपने बड़े आराम से बता दिया कि यहाँ पे क्या है? कर्ता कारक है। लेकिन अगर यही वाक्य को मैं ने परसर्ग के बिना लिख दूं तो क्या कर्ता कारक नहीं होगा? यहां समझना है कि बिल्कुल होगा। कैसे? देखो,
सेंटेंस है राम पढ़ रहा है, क्रिया क्या हो गई? पढ़ना। कौन संपन्न कर रहा है? राम। राम पढ़ रहा है, तो यह क्रिया जो कि है पढ़ना संपन्न हो रही है राम द्वारा। तो राम पढ़ रहा है, तो राम शब्द क्या कहलाएगा? कर्ता। क्यों? क्योंकि पढ़ना क्रिया राम कर रहा है। आप समझ पा रहे हैं? एक और उदाहरण, जैसे यहां लिखा हुआ है कि राम को कल हिंदी पढ़नी चाहिए। देखो, अब यहां राम के पीछे शब्द क्या लगा हुआ है? को। और को शब्द आप लोगों ने पढ़ा, कर्ता ने कर्म को परसर्ग जहां लगाओ वो तो कर्म होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। यहां हमने मुख्य बात क्या समझी कि कर्ता कौन है? कर्ता वह है जिसको क्रिया करने की जिम्मेदारी दी गई है। जैसे यहां पढ़ रहा है, तो पढ़ना शब्द, पढ़ना क्रिया राम द्वारा संपन्न होगी, और यहां भी हिंदी पढ़ना क्रिया राम द्वारा ही तो संपन्न होगी। तो ये बिल्कुल रटने वाली बातें नहीं हैं कि आप ये रट लें कि जहां भी शब्द के पीछे को परसर्ग मिलेगा वो कर्ता होगा, ऐसा हमेशा आवश्यक नहीं है। समझिए, जब जब आपको चाहिए क्रिया के उदाहरण मिलेंगे, तब तब आपको को शब्द मिलने की संभावना बनी रहेगी कर्ता के पीछे। जैसे पिताजी को हमें बाजार भेजना चाहिए, माताजी को भोजन बनाना चाहिए, हम सबको देश की सेवा करनी चाहिए। सारे उदाहरणों में आप देख रहे हो कि मुख्य शब्द अर्थात जिसको क्रिया करने की जिम्मेदारी दी गई है, उस शब्द के पीछे को परसर्ग लगाया गया है। तो क्या को परसर्ग लगाने से कर्म बनेगा? बिल्कुल नहीं। अगर शब्द को, कर्ता को जिम्मेदारी दी गई है क्रिया की, अर्थात क्रिया करने का जिस पर भार डाला गया वह कर्ता ही होगा, चाहे उसके पीछे ने परसर्ग न लगा हो, चाहे लगा हो, चाहे उसके पीछे को परसर्ग क्यों ना लगा हो। तो आप ये समझ गए होंगे कि कर्ता के पीछे ने परसर्ग लगा भी हो सकता है, नहीं भी लगा हो सकता है वहां को परसर्ग लगा हो। पहचानेंगे कैसे? कि क्रिया करने की जिम्मेदारी किसे सौंपी गई है। जिसे क्रिया करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है वह क्या कहलाएगा? वह कहलाएगा कर्ता। मैं ये समझा पा रहा हूं? चलिए बढ़िया, आगे समझना। इसी में जब आप एक सब टॉपिक पढ़ेंगे आगे जाके, वाच्य, और जब वाच्य पढ़ेंगे तब मैं इसके बारे में विस्तार से चर्चा करूंगा। लेकिन अभी ये समझ लो कि भाववाच्य में कर्ता के साथ से अथवा के द्वारा जोड़ा जाता है। अब सेंटेंस हो भाववाच्य का, से या के द्वारा पहचान है करण की, लेकिन से या के द्वारा यहां पहचान हो रही है कर्ता की। देखिए, जैसे मुझसे अब बोला नहीं जाता है, तो मुझसे, देखो, न बोल पाना, ये क्रिया मुझ शब्द से ही तो रिलेटेड हो गई। जैसे अनीता से कहानी नहीं सुनाई गई, न सुना पाना, कहानी न सुना पाना अनीता से ही तो संबंधित है। फिर से समझना मैं क्या कह रहा हूं। तो हमने क्या सीखा कि भाववाच्य के उदाहरण कैसे होते हैं? जैसे मुझसे अब चला नहीं जाता है, पिताजी से अब देखा नहीं जाता है, मनोज से अब खेला नहीं जाता है, श्याम से अब बोला नहीं जाता है। आम तौर पर नकारात्मक होते हैं, बाकी वाच्य पढ़ेंगे तो इनका विस्तार से जिक्र करूंगा। अभी के लिए समझ लीजिए कि आम तौर पर नकारात्मक होते हैं, हमेशा नहीं, आम तौर पर बोल रहा हूं। ठीक है, देखिए, तो हम लोगों ने क्या सीखा कि कर्ता कारक में विभक्ति चिन्ह आमतौर पर तो नहीं आता है, परंतु अगर वाक्य की क्रिया का अंतिम शब्द चाहिए है तो सामान्यतः कर्ता के पीछे को शब्द आ जाता है। और अगर भाववाच्य का उदाहरण बोल दें तो भाववाच्य के उदाहरण के रूप में हमें समझ में आएगा कि जो कर्ता है उसके पीछे से या के द्वारा लगा होगा। ठीक है, एक एक दो दो उदाहरण और पढ़ ले रहे हैं। जैसे राम ने रावण को मारा, राम ने रावण को मारा, तो राम कर्ता हुआ। राम से राम द्वारा रावण मारा गया, तो भी तो राम ही कर्ता हुए। तो राम शब्द दोनों ही वाक्यों में कर्ता का काम कर रहा है। ठीक है, राम को मुझे समझाना चाहिए, राम को मुझे धन देना चाहिए, तो को शब्द आ जाएगा, क्रिया चाहिए आ जाएगी। तो याद रखना है, ने शब्द मिले तो कर्ता की पहचान है ही।
ने न भी मिले तो भी कर्ता पहचान लेंगे। कैसे? क्रिया करने की जिम्मेदारी जिसे सौंपी गई हो वो कहलाता है कर्ता। चाहिए क्रिया मिलेगी तो हमेशा कर्ता के पीछे को शब्द मिलने की संभावना रहेगी, और भाववाच्य वालों में कर्ता के बाद से अथवा के द्वारा शब्द मिलने की प्रबल संभावना रहती है। चलिए अब समझ गए मेरी बात को, बहुत बढ़िया। सामान्य 3 बातें हैं कर्ता पहचानने की, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है कर्म कारक। अब देखिए समझना है, कर्म कारक क्या होता है कि सेम वही बात जैसे कर्ता को पढ़ा वैसे ही कर्म की पहले पूरी परिभाषा को समझेंगे, फिर कर्म कारक को पढ़ने का प्रयास करेंगे। देखिए जैसे लिखा है कि वाक्य में कर्म शब्द का वह रूप है जिस पर क्रिया का फल पड़ता है कर्म के साथ सामान्यतः, ठीक है, हमें एक शब्द जोड़ के पढ़ना चाहिए कि कर्म के साथ सामान्यतः एक परसर्ग लगा होता है, को, सामान्यतः को का प्रयोग किया जाता है। देखो ये बात लिखी हुई है, पर सदैव नहीं। को परसर्ग का प्रयोग केवल प्राणीवाचक कर्म के साथ होता है। चलिए आराम से समझने का प्रयास करते हैं, विस्तार से समझेंगे, बढ़िया था। देखिए तो महर्षि पाणिनि द्वारा जब कारक की चर्चा करी गई तो उन्होंने कहा कर्तुरीप्सितम कर्म, अर्थात कर्ता को जो इप्सित है, कर्ता को जो अत्यंत प्रिय है, कर्ता को जो चाहिए ही चाहिए क्रिया करने के लिए, वह कहलाता है कर्म। कर्ता क्रिया करना चाहता है, उसके लिए जो चाहिए वो क्या है? कर्म है। ऐसे नहीं समझ में आ रहा होगा, वाक्य में समझाता हूं, ठीक है। चलिए जैसे लिखा हुआ है, मैं 2 वाक्यों को लेता हूं और दोनों के जरिए पहले परिभाषा समझाता हूं, फिर कारक पे आ जाएंगे, ठीक है। जैसे लिखा है कि राम आम खाता है, तो आप देखो सिंपल, कौन सा शब्द है? राम। खाता है शब्द क्या हो गया? क्रिया। और क्या खाता है? आम। अब देखो राम को खाने के लिए, राम को खाना क्रिया करने के लिए आप बताइए कौन से शब्द की जरूरत है? आम शब्द की। तो कर्ता को क्रिया करने के लिए जो चाहिए उसे क्या कहते हैं? कर्म। हालांकि आपने ये भी पढ़ रखा है कि कर्म की पहचान क्या, अथवा किसे, अथवा किसको, इन 3 शब्दों के माध्यम से भी हम लोग कर्म की पहचान कर सकते हैं। क्या, अथवा किसे, अथवा किसको। जैसे यहां सीधा सीधा पूछो राम क्या खाता है, तो जवाब आ जाएगा राम, सॉरी आम। राम ने रवि को पढ़ाया, क्या पढ़ाया? नहीं पता। किसे पढ़ाया? रवि को पढ़ाया। अब देखो यहां 2 शब्द आ गए, गौर से मेरी बात को सुनना, ठीक है। जैसे यहां देखो राम शब्द क्या है? कर्ता। क्यों? खाना क्रिया की जिम्मेदारी किस पे है? राम पे। क्या उसके पीछे कोई परसर्ग लगा है? बिल्कुल नहीं लगा है। तो आवश्यक नहीं है कि परसर्ग लगा ही हो, ने चिन्ह लगा ही हो, ठीक है ना। अब देखो राम क्या खाता है? आम खाता है। क्या के जवाब में जो आ जाए वो कर्म है। जैसे राम ने, देखो यहां ने परसर्ग लगा हुआ है, कर्ता हो गया। रवि को पढ़ाया, क्या पढ़ाया? नहीं पता। किसे पढ़ाया? रवि को पढ़ाया। तो राम ने रवि को पढ़ाया, तो को शब्द यहाँ पे मिल भी रहा है और फिर भी हम कर्म की पहचान कर पा रहे हैं। तो ये देखो समझे होंगे आप, को लगाना आवश्यक है? नहीं, बिल्कुल नहीं, भाव के आधार पर निर्भर करता है। जैसे यहाँ अध्यापक ने बच्चों को गणित पढ़ाया। अब देखो क्या पढ़ाया? क्या पढ़ाया? गणित। किसे? बच्चों को। तो आम यहाँ 2 शब्द है, लेकिन हमें एक ही बताना है तो क्या बता देंगे? गणित। अगर एक बताना है तो ठीक है, वैसे तो 2 हो गए। तो क्या पढ़ाया? गणित पढ़ाया। तो जैसे ही क्या के जवाब में पूछा जाए तो आपकी नजर तुरंत पहुंच जानी चाहिए किस पर? कर्म कारक पर। तो हम ये बात समझ पाए होंगे यहाँ तक कि को परसर्ग लगा हो तो, न लगा हो तो, इससे कर्म की पहचान बहुत सरल नहीं हो जाती है। क्योंकि अब देखो, हालांकि एक चीज ध्यान रख सकते हैं कि कर्ता के पीछे जब जब को परसर्ग आता है ना, तब वाक्य के अंत में क्रिया आती है चाहिए।
और यहाँ पे क्रिया तो चाहिए है नहीं, ठीक है, तो ऐसे भी पहचान सकते हैं। तो को शब्द लगाया बच्चों को, ये भी तो कर्म हो गया, ये कर्म हो गया। क्या पढ़ाया, गणित हैं, दो दो कर्म हो गए। तो एक वाक्य में ये तो आप पहले ही पढ़ चुके हो कि दो कर्म हो सकते हैं। देखो ये बात हम लोगों ने लिख के भी दी है कि कर्म कारक की पहचान के लिए बाकी की क्रिया से क्या अथवा किसे अथवा किसको लगाकर प्रश्न करना चाहिए, जो उत्तर में प्राप्त होगा वही कर्म होगा। जैसे बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, क्या खेलते हैं, क्रिकेट, कर्म मिल गया। माता जी ने सुमन को बुलाया, क्या बुलाया, नहीं पता, किसे बुलाया, सुमन को। तो क्या अथवा किसे अथवा किसको लगाकर प्रश्न करने पर आपको जो कारक मिलेगा उस कारक को कहते हैं हम लोग कर्म कारक। मेरी बात आप समझ पा रहे हैं? चलिए आगे समझते हैं। अब इसके बाद कुछ अनन्य उदाहरण, कुछ अलग बातें जो डायरेक्ट पूछी जाती हैं, उनको हम डायरेक्ट रखने का, याद रखने का प्रयास करेंगे, ठीक है। जैसे कभी भी आपको दोनों ओर, चारों ओर, की ओर आदि शब्द लगे मिले, कुल मिला के ओर, ठीक है, आदि शब्द लगे मिले तो उनके योग में कर्म कारक होता है। जैसे लिखा है मंदिर के दोनों ओर, तो मंदिर के दोनों ओर, मंदिर शब्द। पिताजी महाविद्यालय की ओर, तो महाविद्यालय शब्द, ठीक है। अब देखो मंदिर के दोनों ओर क्या है, सड़क है। मंदिर के दोनों ओर क्या है, सड़क है, लेकिन सड़क शब्द नहीं, के योग में, अर्थात ये शब्द जिसके पीछे जुड़े हुए हैं। जैसे महाविद्यालय की ओर में महाविद्यालय शब्द, मंदिर के दोनों ओर में मंदिर शब्द, के योग में, अर्थात ये शब्द जिनके पीछे लगे होंगे वे शब्द कर्म कारक का उदाहरण होते हैं। तो डायरेक्ट याद रखने वाली बात है कि कभी भी अगर दोनों ओर, चारों ओर, की ओर आदि शब्द जिन शब्दों के पीछे लगे मिलेंगे वे शब्द होते हैं कर्म कारक, ठीक है। चलिए अगला समझने का प्रयास करते हैं। अगला है निकट या पास अथवा दूर के योग में। जैसे कहीं लगाओ महाविद्यालय के पास, तो महाविद्यालय शब्द, किशनगढ़ के पास, किशनगढ़ शब्द। अब देखो एक बात समझना है यहाँ पे, ठीक है, मैं एक बात बदल के समझा देता हूं। जैसे अगर ये शब्द बदल दूं, ये सेंटेंस में बदल दूं और यहां लिख दूं अजमेर के पास किशनगढ़ है। अब आप मेरी एक बात समझ पाएंगे कि इनमें कर्म कारक है कौन सा। देखिए तो यहाँ पे किशनगढ़ के पास, तो किशनगढ़ शब्द कर्म कारक का उदाहरण है। और जब इसको बदल दिया तो के पास शब्द लगा हुआ है अजमेर के बाद, तो अजमेर शब्द किसका उदाहरण हुआ, कर्म कारक का। जैसे यहाँ महाविद्यालय के पास, तो महाविद्यालय हो गया। और यहीं लिख दो अस्पताल के पास महाविद्यालय, तो अस्पताल शब्द। तो जिसके पास, निकट, पास, दूर आदि शब्द जिन शब्दों के बाद लगे मिलेंगे वे शब्द हमेशा कर्म कारक का उदाहरण होते हैं। क्लियर है मेरी बात? चलिए एक बात और है यहाँ पे अतिरिक्त, उसको समझ लेते हैं। देखो जब विशेषण शब्दों का प्रयोग संज्ञा की तरह हो तो उनमें कर्म कारक होता है, लेकिन इसको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या लिखा है, गरीबों को मत सताओ, तो यहाँ तो पता ही चल रहा है किसे, गरीबों को। क्या अथवा किसे अथवा किसको, तो जवाब मिल रहा है ना किसे, गरीबों को। तो यहाँ तो वैसे ही मिल गया जवाब, ठीक है। तो दो बातें ही आपको अतिरिक्त याद रखनी है। चलिए तो हम लोगों ने क्या किया है कि यहां तक हम लोगों ने समझने का प्रयास किया है कारक के बारे में। कारक और उससे संबंधित 8 प्रकार, उनके परसर्ग ये समझ लिया, और विस्तार से क्रम में समझने में 2 कारक, कर्ता और कर्म, ठीक है। बाकी इससे आगे के कारक मिलेंगे आपको अगली कक्षा में। तब तक आप इन छोटी बातें हैं, छोटी सी क्लास रखी है मैंने, तब तक आप इसको 1-2 बार देख लीजिए, समझ लीजिए। बाकी हम मिलेंगे इससे अगली कक्षा में। तब तक आप खुश रहिए, ख्याल रखिए और मन लगाकर पढ़िए ताकि आपको परीक्षा में अच्छे नंबर प्राप्त हो। धन्यवाद, मिलते हैं हम इससे अगली क्लास में।